दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम वेंसडे सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक्सप्लेनेशन 2 पार्ट्स में रहेगी, यानी आज की वीडियो में हम सीरीज के पहले 4 एपिसोड्स को कवर करेंगे और अगली वीडियो कल ही आ जाएगी जिसमें हम बाकी के 4 एपिसोड्स के साथ साथ कुछ थियरीज पे भी बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। सो नाउ विद दैट सेड, let's roll the intro. तो पहले एपिसोड में हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां सभी लोग वेंसडे को घूर रहे हैं। यहाँ वेंसडे को अपना छोटा भाई पग्सली एक लॉकर में बंधा हुआ मिलता है और पग्सली बताता है कि उसे यहाँ कुछ लड़कों ने बंद करके छोड़ दिया। अब पग्सली ने उन लड़कों का चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन वेंसडे अपने साइकिक विजन में उन्हें देख लेती है। यहाँ हमें मालूम होता है कि पिछले कुछ महीनों से वेंसडे को ये विजन्स आ रहे हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाती। खैर, इसके बाद वेंसडे स्कूल के स्विमिंग पूल में जाती है जहां पग्सली के बुली स्विमिंग कर रहे थे। वेंसडे अचानक ही पूल में पिरानास को डंप कर देती है जिससे ये लड़के डर के भागने लगते हैं और इनका जो लीडर था ना बुलीस का, उसको पिराना गलत जगह पे काट लेता है। तो अगले सीन में हम एडम्स फैमिली को कार में देखते हैं जहां वेंसडे के अलावा उसके पेरेंट्स मोर्टिशिया और गोमेज थे और उसका छोटा भाई पग्सली भी था। वेंसडे के पेरेंट्स उसे आउटकास्ट्स के लिए बनाया गया एक स्पेशल बोर्डिंग स्कूल द नेवरमोर एकेडमी छोड़ने जा रहे थे जो कि जेरिको नाम के टाउन में लोकेटेड है। यहाँ आउटकास्ट उन लोगों को कहा गया है जो कि किसी न किसी वे में सुपरनैचुरल एबिलिटीज रखते हैं। इसके ऑपोजिट नॉर्मल इंसानों को वेंसडे सीरीज में नॉर्मीज कहा गया है। अब वेंसडे बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मोर्टिशिया और गोमेज उसे समझाते हैं कि स्कूल में पूल वाले इंसिडेंट के बाद उस पर पुलिस केस दर्ज हो सकता था, इसीलिए उसे स्कूल चेंज करना जरूरी है। वो वेंसडे को इनकरेज करती हैं क्योंकि उनका मानना था कि नेवरमोर के स्टूडेंट्स या वहाँ के फैकल्टीज भी वेंसडे को समझ पाएंगे। एज एन ऑडियंस हमें मालूम होता है कि मोर्टिशिया और गोमेज भी इसी स्कूल के अलुमनाई हैं और इस वक्त ये स्कूल मोर्टिशिया की बेस्ट फ्रेंड वीम्स चला रही है। दूसरी तरफ हम एक लड़के को नेवरमोर के बाहर जंगलों में देखते हैं और ये लड़का यहाँ कैंपिंग के लिए आया हुआ होता है। अब अचानक से इस लड़के को झाड़ियों से किसी के गुर्राने की आवाज आती है एंड देन कोई चीज उस पर हमला कर देती है। उधर वेंसडे की फैमिली एकेडमी पहुंच जाती है जहां प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे को वेलकम करती हैं। वो उन्हें बताती हैं कि नेवरमोर साल के बीच में स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन क्योंकि वेंसडे के ग्रेड्स अच्छे हैं और उसकी माँ यहाँ की सेलिब्रेटेड एलुमनाई रह चुकी है, इसीलिए उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। यहाँ वेंसडे को उसके इश्यूज के कारण एक थेरेपिस्ट भी असाइन किया जाता है। इसके बाद वेंसडे को उसका रूम दिखाया जाता है जहाँ हम कहानी के अगले कैरेक्टर वेंसडे की रूममेट एनिड से मिलते हैं। एनिड वेंसडे को स्कूल का टूर करवाती है और उसे बताती है कि स्कूल में 4 तरह के आउटकास्ट स्पीसीज हैं। पहले है फैंग्स जिसे वैम्पायर्स भी कह सकते हैं, देन फर्स जो कि वेयरवुल्व्स हैं, देन स्केल्स जो कि साइरेंस हैं, देन स्टोनर्स जो कि गॉर्गन्स हैं। यहाँ एनिड एक वेयरवुल्फ है। नाउ साइरेंस एक तरह के माइथोलॉजिकल बीइंग होते हैं जो कि ह्यूमन फॉर्म में दिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो मरमेड तरह के क्रीचर हैं। इनकी आंखें पानी की जैसी नीली होती है और ये अपने साइरन सॉन्ग जैसे आवाज से लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। गॉर्गन्स भी ग्रीक माइथोलॉजी से आए हैं जहाँ मेड्यूसा की तरह इनके बालों की जगह स्नेक्स होते हैं और ये लोगों को स्टोन में तब्दील कर सकते हैं। अब कहानी में आगे एनिड बताती है कि स्केल्स की लीडर बियांका है जो कि स्कूल के सोशल सर्कल में सबसे ऊपर है। एनिड वेंसडे से उसके पिछले स्कूल वाले स्विमिंग पूल इंसिडेंट के बारे में पूछती है और वेंसडे इस बात को कंफर्म करती है, साथ ही उसे कोई रिग्रेट भी नहीं था। अब वेंसडे के पेरेंट्स उसे अलविदा कहने आते हैं और मोर्टिशिया जाते हुए उसे एक क्रिस्टल बॉल और एक नेकलेस गिफ्ट करती है। ये नेकलेस ऑब्सीडियन स्टोन का बना हुआ था और मोर्टिशिया बताती है कि ये वेंसडे को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन वेंसडे अपनी माँ से कहती है कि वो बहुत जल्द ये स्कूल छोड़ के भाग जाएगी और उन लोगों को उसका पता कभी नहीं चलेगा। जाते हुए गोमेज और मोर्टिशिया उस पर नजर रखने के लिए एक ह्यूमन हैंड जैसे क्रीचर को छोड़ देते हैं जिसका नाम है थिंग। दूसरी तरफ शहर के शेरिफ को उस टीनेज की कटी छटी लाश जंगल में मिलती है जिसपे किसी ने अटैक किया था। हमें मालूम होता है कि ऐसे कई इंसिडेंट्स पिछले दिनों टाउन में हो रहे हैं और पुलिस का शक नेवरमोर एकेडमी के आउटकास्ट पे है।
लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे में वो मीडिया को इत्तला कर देते हैं कि जंगल में कोई बियर अटैक्स हो रहे हैं, तो टाउन के सभी लोग उधर ना जाएं और सुरक्षित रहें। इधर वेडनेसडे स्कूल के माहौल में ढलने की कोशिश करती है, जहां एक स्वॉर्ड फाइट के दौरान वो बियांका से दुश्मनी मोल लेती है। यहाँ वो रोवन के लिए बियांका से लड़ती है, लेकिन बियांका उसे ओवरपावर कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेडनेसडे के ऊपर एक पत्थर टूटकर गिरने वाला होता है, लेकिन ज़ेवियर उसे बचा लेता है। यहाँ ज़ेवियर बियांका का एक्स बॉयफ्रेंड है और वो रिवील करता है कि बचपन में एक फ्यूनरल के दौरान वेडनेसडे ने भी उसकी जान बचाई थी। आगे हम देखते हैं कि वेडनेसडे थिंग को अपने पर नजर रखते हुए पकड़ लेती है और उसे जिंदा छोड़ने के बदले उसे अपना गुलाम बना लेती है, ताकि थिंग उसे स्कूल से भागने में मदद कर सके। अगले दिन प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे को उसके थेरेपिस्ट डॉक्टर किनबॉट के पास लेकर जाती है, लेकिन वेडनेसडे बहाना बना के वहां से भाग जाती है। वो एक ट्रक ड्राइवर से मदद लेने की कोशिश करती है, लेकिन ये ड्राइवर उसके साथ काफी रूडली बिहेव करता है। हम समझ पाते हैं कि टाउन में सभी लोग नॉर्मीज हैं और वो आउटकास्ट्स को काफी बुरी तरह ट्रीट करते हैं। एक विजन में वेडनेसडे इस ड्राइवर की एक्सीडेंट में मौत देख पाती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो पास ही के एक कैफे में जाती है और वहाँ काम कर रहे लड़के से मिलती है। इस लड़के का नाम था टाइलर, और टाइलर बताता है कि उनका कॉफी मशीन अभी खराब है और उसे वेट करना पड़ेगा। वेडनेसडे कॉफी मशीन को खुद ठीक कर लेती है और बदले में टाइलर को उसके लिए एक टैक्सी बुलाने को कहती है, ताकि वो स्टेशन जा सके। टाइलर यहाँ वेडनेसडे को खुद ही स्टेशन तक छोड़ने की बात करता है, क्योंकि उसकी शिफ्ट 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। अब वेडनेसडे यहाँ बैठकर वेट करने का डिसाइड करती है, लेकिन तभी कैफे में टाउन मेयर का बेटा अपने दोस्तों के साथ आता है और उसे हरास करने की कोशिश करता है। वेडनेसडे अकेले इनका सामना करती है और इन्हें बुरी तरह हरा भी देती है। तभी टाउन शेरिफ भी आते हैं और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि वेडनेसडे अकेले ही इन लड़कों पे भारी पड़ी। टाइलर उन्हें वेडनेसडे से इंट्रोड्यूस करवाता है और तभी वहाँ प्रिंसिपल वेडनेसडे को ढूंढते हुए आ जाती हैं। शेरिफ ये जानकर काफी हैरान होता है कि वेडनेसडे गोमेज एडम्स की बेटी है और वो बताता है कि उसके फादर एक कातिल है। खैर अगले सीन में हम वेडनेसडे को अपने डॉर्म के बाहर चेलो बजाते हुए देखते हैं और स्कूल के टीचर्स स्टूडेंट्स इस म्यूजिक को काफी एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ एनिट आती है और वेडनेसडे से पूछती है कि उसने ये चेलो बाहर कैसे निकाला, जिसपे वेडनेसडे उसे थिंग से इंट्रोड्यूस करवाती है। वेडनेसडे बताती है कि थिंग कई सालों से उसकी फैमिली के साथ रहता आया है। यहाँ हम एनिट और वेडनेसडे को बॉन्ड करते देखते हैं, जहाँ एनिट वेडनेसडे को बताती है कि वो अब तक वुल्फ आउट नहीं कर पाई है, विच मीन्स कि वो पूरी तरह वेयरवुल्फ में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, जिस वजह से उसे डर है कि कहीं वो अपनी कम्युनिटी से बाहर न कर दी जाए। वापस आने पर वेडनेसडे एनिट के कंप्यूटर से टाइलर से कांटेक्ट करती है और उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान वहां से भागने में मदद करने के लिए बोलती है। फेस्टिवल के दौरान किसी तरह प्रिंसिपल से नजर बचाकर ये दोनों निकलने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ कैफे वाले लड़के आ जाते हैं और टाइलर एंड वेडनेसडे को वहां से भागना पड़ता है। इसी दौरान वेडनेसडे रोवन को जंगलों की तरफ जाते हुए देखती है और उसे फिर से एक साइकिक विजन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि रोवन मुसीबत में है। वेडनेसडे उसे बचाने उसके पीछे जाती है और रोवन को वहां से निकलने के लिए कहती है, लेकिन रोवन बताता है कि वो जानबूझकर वेडनेसडे को अपने पीछे पीछे यहाँ तक लाया है क्योंकि वो उसे मारना चाहता है। रोवन वेडनेसडे को अपने टेलीकाइनेटिक स्किल्स की मदद से एक पेड़ में बांध देता है और उसे एक किताब से फटी हुई पिक्चर दिखाता है, जहां हम नेवरमोर एकेडमी के सामने वेडनेसडे को खड़ा देखते हैं। रोवन बताता है कि ये तस्वीर उसके माँ की भविष्यवाणी है, जो उन्होंने आज से 25 साल पहले की थी। उसकी माँ भी इसी स्कूल की स्टूडेंट थी और उनका मानना था कि वेडनेसडे फ्यूचर में नेवरमोर एकेडमी के अंत का कारण बनेगी। इसलिए रोवन उसे मारना चाहता है ताकि वो स्कूल को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन इसी दौरान जंगल के बीच एक मॉन्स्टरस क्रीचर आ जाता है जो कि रोवन को मार डालता है और वेडनेसडे की जान बच जाती है। एंड सीन में हम वेडनेसडे को क्रिस्टल बॉल के थ्रू अपने पेरेंट्स से बात करते देखते हैं, जहां वो एडमिट करती है कि वो अभी नेवरमोर एकेडमी में रहना पसंद करेगी। दोस्तों इस पॉइंट पे एक बात तो क्लियर है कि वेडनेसडे सीरीज वेयरवुल्फ, वैम्पायर्स और ऐसे ही मिथिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है और इस तरह की कहानी सुनना कौन ही नहीं पसंद करेगा। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कुकू एफएम पे इस तरह की कहानियों को ऑडियो फॉर्मेट में सुनना, जैसे कि वैम्पायर डिजायर, जहाँ वैम्पायर्स और ह्यूमन के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। मैं पर्सनली कुकू एफएम को पिछले 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं एक हॉरर लवर हूँ, तो मैं यहाँ मोस्टली हॉरर कहानियां ही सुनता हूँ। ऑडियो फॉर्मेट की खास बात ये होती है कि इसे आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। साथ ही ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी होती है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। अब मेरे फैमिली में उस भी कुकू एफएम का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ मोस्टली वो सेल्फ हेल्प वाली ऑडियो समरीज ही प्रेफर करते हैं। बेसिकली मेरा ये कहना है कि कुकू एफएम पे आपको डिफरेंट जॉनर्स की बुक समरीज,
ऑडियो शोज एंड इवन स्टोरीज मिल जाएंगी। और ऐसे भी नया साल आ रहा है तो ऑडियो शोज सुनकर अपनी नॉलेज को बढ़ाने से अच्छी बात और क्या ही होगी। तो ऐसे में देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो और हाँ, वहाँ मेरा कोड HAUNTT50 यानी HAUNT50 का इस्तेमाल जरूर करना ताकि ईयरली सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ मिल जाए। हैप्पी लिसनिंग। तो दूसरा एपिसोड शुरू होता है जंगल के सीन से, जहां पुलिस सर्च पार्टी रोवन की बॉडी को ढूंढ रहे हैं। उन्हें जंगल में कुछ नहीं मिलता। शरीफ का मानना है कि वेंसडे झूठ बोल रही है और इस कत्ल या बॉडी के गायब होने में भी नेवमो एकेडमी का हाथ है। इधर प्रिंसिपल वीम्स को लगता है कि रोवन भाग गया है और एंटिटी वाली कहानी अफवाह है। वो वेंसडे पर भी गुस्सा है क्योंकि शरीफ के इन्वॉल्वमेंट से स्कूल की बदनामी हो सकती है। वेंसडे प्रिंसिपल से शरीफ से अकेले बात करने की रिक्वेस्ट करती है और इस बात पर प्रिंसिपल पहले तो राजी नहीं होती, लेकिन फिर इस बात को मान जाती है कि उनकी कॉन्वर्सेशन बाहर लीक नहीं होगी। वेंसडे शरीफ को बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि कोई रोवन की मौत को ढकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी अचानक ऑफिस में पुलिस रोवन को लेकर आती है और उसे जिंदा देख वेंसडे बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। I mean, कल ही तो वो मरा था, अभी जिंदा कैसे है? एनीवेज, आगे डॉक्टर किनबॉट वेंसडे से पूछती है कि उसने रोवन की मौत के बारे में पुलिस से झूठ क्यों कहा, लेकिन वेंसडे कुछ नहीं बोलती क्योंकि कोई उसकी कहानी पे भरोसा कर ही नहीं रहा था। वहीं टाइलर भी वेंसडे को इस बात को भूल जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बताती है कि उसे पूरा यकीन है उसने रोवन को मरते हुए देखा है। उसी वक्त टाइलर को एक मैसेज आता है और वो वहां से चला जाता है। स्कूल वापस आने में वेंसडे एनिड से कहती है कि वो हर हाल में सच तक पहुंच कर रहेगी और रोवन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंसिपल बताती है कि रोवन को स्कूल से निकाल दिया गया है और ये भी कहती है कि उन्हें मालूम है कि वेंसडे के पास साइकिक एबिलिटीज हैं। वीम्स उसे अपनी माँ से इस बारे में बात करने की सलाह देती है और उसे स्कूल के किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने कह के चली जाती है। अब यहाँ वेंसडे को शक तो हो ही रहा था, इसलिए वो थिंग से कहती है कि वो रोवन पे नजर रखे। दूसरी तरफ हम एनिड को एनुअल पोए कप के लिए तैयारी करते हुए देखते हैं और वो वेंसडे को बताती है कि हर साल ये गेम बियांका जीतती आई है, लेकिन इस बार वो जीतना चाहती है। वेंसडे रोवन से भी बात करती है और उसे उस पिक्चर के बारे में पूछती है जो रोवन ने उसे दिखाया था, लेकिन रोवन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वेंसडे ज़ेवियर से भी रोवन के बारे में पूछती है क्योंकि वो उसका रूममेट था। ज़ेवियर बताता है कि रोवन की दिमागी स्थिति काफी हफ्तों से खराब चल रही थी और यहाँ वो वेंसडे को टाइलर से दूर रहने की भी सलाह देता है। नाउ स्टेशन पर थिंग रोवन का पीछा करता है और इस दौरान रोवन वॉशरूम जाता है और वहां से एक ओल्ड मैन के रूप में बाहर निकलता है। अब थिंग ये देख नहीं पाता और उसे लगता है कि उसने रोवन को मिस कर दिया। इधर रोवन प्रिंसिपल वीम्स का रूप ले लेता है और हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल वीम्स किसी का भी रूप ले सकती है। इसका मतलब ये कि रोवन सचमुच मर चुका है और प्रिंसिपल इस बात पे पर्दा डालने के लिए उसका रूप ले रही थी। थिंग वेंसडे को बताता है कि वो रोवन के बारे में पता नहीं कर पाया, जिससे वेंसडे उस पर गुस्सा हो जाती है। नाउ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए वेंसडे बी कीपिंग कैंप ज्वाइन कर लेती है, जहां उसके अलावा बस एक और स्टूडेंट है जो है यूजीन। दूसरी तरफ हम टाइलर और उसके फादर शरीफ को देखते हैं, जहां उनके बीच अनबन चल रही थी। शरीफ को लगता है कि टाइलर अपने थेरेपिस्ट से उनकी शिकायत कर रहा होगा क्योंकि वो उन्हें उनके कॉन्वर्सेशन के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन टाइलर कहता है कि वो बस अपनी माँ के बारे में बात करता है और यहाँ शरीफ अपनी लेट वाइफ के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं। खैर अगले सीन में वेंसडे एनिड से मदद मांगती है ताकि वो उसकी जगह बी कीपिंग कैंप में रह सके, जिस दौरान वो जंगलों में जाकर उस रात के इंसिडेंट के बारे में सबूत इकट्ठा करेगी। यहाँ एनिड वेंसडे से इसके बदले में थिंग से माफी मांगने को कहती है क्योंकि आपको याद होगा थिंग से वो काफी गुस्सा हो गई थी। तो वेंसडे थिंग से माफी मांगती है और शेयर करती है कि उसे डर है कि रोवन की बात कहीं सच न हो जाए और वो इस स्कूल की तबाही का कारण नहीं बनना चाहती। इसके बाद वेंसडे जंगलों में छानबीन करती है जहाँ उसे टाइलर भी मिलता है। टाइलर बताता है कि वो अपने पिता का पीछा करते हुए यहाँ आया है और जंगल में वेंसडे को रोवन का चश्मा भी मिलता है और वो समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसी वक्त उसे फिर से एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि ज़ेवियर और रोवन के बीच में लड़ाई हो रही है और इसी दौरान रोवन ने पहले भी वेंसडे को मारने के लिए वो पत्थर गिराया था जहां ज़ेवियर ने उसकी जान बचाई थी। इस विजन में वेंसडे रोवन के हाथ में वो बुक्स भी देखती है जिसमें वेंसडे की पिक्चर थी। वो इस बारे में अपने कार्निवोरस क्लास की टीचर मिस थॉर्नगिल से पूछती है जो उसे बताती है कि ये बुक नेवरमोर के एक पुराने स्कूल सोसाइटी की थी जिसका नाम था द नाइट शेड्स, लेकिन अब वो सोसाइटी बंद की जा चुकी है। यहाँ मिस थॉर्नहिल वेंसडे को बताती है कि वो भी उसी तरह इस स्कूल में बिलोंग्ड फील नहीं करती थी क्योंकि वो एक नॉर्मी है।
उनका कहना था कि वेंसडे उन्हें बहुत इंस्पायर करती है और वो होप करती है कि वो हमेशा ऐसे ही रहेगी। इसके बाद वेंसडे चुपके से जेवियर के रूम में दाखिल होती है ताकि वो रोवन की वो किताब ढूंढ सके, लेकिन इससे पहले वो निकल पाती जेवियर वहां आ जाता है और वेंसडे बेड के नीचे छिप जाती है। इधर जेवियर से मिलने बियॉन्का आती है और वेंसडे को पता चलता है कि वो एनिड को हराने के लिए उसके टीम की को पायलट को गायब कर चुकी है। उसे यह भी मालूम होता है कि जेवियर हमेशा से वेंसडे को रोवन से बचाना चाहता था। इसके बाद वेंसडे एनिड के पास जाती है और वो साथ में पोए कप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करती है ताकि बियॉन्का को सबक सिखाया जा सके। तो अगले दिन कंपटीशन के दौरान वेंसडे फिर एक विजन देखती है और इस बार उसे विजन में अपनी जैसी एक लड़की दिखाई देती है। ये लड़की पुराने जमाने के कपड़े वगैरह पहनी हुई थी और वो वेंसडे को एक अजीब सी बात कहती है, विच वॉज यू आर द की। जब वेंसडे को होश आता है तो बियॉन्का उसे ऑलमोस्ट हरा चुकी होती है, लेकिन थिंग की मदद से वो बियॉन्का के बोट को सैबोटाज कर देती है और एनिड की टीम जीत जाती है। खैर इसके बाद स्कूल के एक कोने में वेंसडे को एडगर एलन पो की एक स्टैचू मिलती है जहां वो एक वाटरमार्क नोटिस करती है जो उसे उस पिक्चर में मिली थी जिसे रोहन ने उसे रात को दिखाया था। वो स्टैचू पर लिखे एक रिडल को सॉल्व करती है और इसके पीछे उसे एक हिडन रूम मिलता है। वेंसडे को यहाँ एक बुक शेल्फ पर वो किताब भी मिल जाती है जिसमें उसके द्वारा इस स्कूल को एंड करने की बात लिखी हुई थी और वो उस पन्ने को नोटिस करती है जो रोवन ने उसे दिखाया था। इस पिक्चर के दूसरे हिस्से में एक आदमी खड़ा दिखता है और वेंसडे इस किताब को चुरा लेती है, लेकिन तभी कोई पीछे से उस पर अटैक कर देता है और उसे कैप्चर कर लिया जाता है। दूसरा एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब तीसरे एपिसोड के शुरुआत में हम वेंसडे को बंधा हुआ देखते हैं। उसे नाइट शेड्स के ग्रुप मेंबर्स ने बांधा था क्योंकि ये जगह इस ग्रुप का मीटिंग प्लेस है। ग्रुप में बियॉन्का और जेवियर के अलावा रोवन भी हुआ करता था, लेकिन उसे ग्रुप से निकाल दिया गया था। वेंसडे उनसे पूछती है कि मिस थॉर्नहिल के हिसाब से 30 साल पहले नाइट शेड सोसाइटी को बंद कर दिया गया था, तो ये आज भी फंक्शनल कैसे है। इस पर जेवियर कहता है कि 30 साल पहले नाइट शेड्स के कारण एक नॉर्मी की मौत हो गई थी जिसकी वजह से इस ग्रुप को बंद किया गया था, लेकिन एज लॉन्ग एज वो लोग कुछ गड़बड़ ना करे प्रिंसिपल वीम्स उन्हें सीक्रेटली चलने देती है। यहाँ बियॉन्का से वेंसडे को मालूम होता है कि नाइट शेड्स एक एलीट ग्रुप है जहाँ शामिल स्टूडेंट्स को कई पर्क्स मिलते हैं। जेवियर सजेस्ट करता है कि उन्हें वेंसडे को इस ग्रुप में शामिल करना चाहिए क्योंकि उसकी मॉम ग्रुप की लेगेसी हुआ करती थी, लेकिन वेंसडे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। तो अगले दिन प्रिंसिपल वीम्स अनाउंस करती है कि आज के दिन जेरिको में आउटरीच डे मनाया जाएगा जिसमें नेवरमोर एकेडमी के बच्चे टाउन के डिफरेंट हिस्सों में वॉलंटियर बन के काम करेंगे और इन द एंड टाउन हॉल में इस टाउन के फाउंडर जोसेफ क्रैकस्टोन की स्टैचू को स्थापित किया जाएगा जिस सेलिब्रेशन में सबको भाग लेना है। यहाँ वीम्स सेलिब्रेशन लंच में वेंसडे को चलो प्ले करने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उन्होंने उसका फर्स्ट डे वाला परफॉर्मेंस सुना हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम स्टूडेंट्स को टाउन में देखते हैं जहाँ वेंसडे जेवियर से बात करते हुए नजर आती है। वो उससे रोवन के उस पन्ने के बारे में पूछती है और जेवियर उसे बताता है कि जब उन्होंने रोवन को नाइट शेड से निकाल दिया था तब उसने ये किताब वहां से चुरा ली थी। कन्फ्रंट करने पर रोवन ने अपने टेलीकाइनेटिक एबिलिटी से उस पर अटैक कर दिया था। बैकग्राउंड में हम देख पाते हैं कि ये वही इंसिडेंट थी जिसके बाद रोवन ने वेंसडे पे स्टोन गिराकर पहली बार अटैक किया था। यहाँ वेंसडे उसे बताती है कि उसे अब भी लगता है कि रोवन की मौत हो चुकी है, जिस पर जेवियर शेयर्स कि स्कूल छोड़ने के बाद रोवन ने कभी उससे कांटेक्ट भी नहीं किया। यहाँ वेंसडे जेवियर को पूरी पिक्चर दिखाती है और जेवियर बताता है कि इस तस्वीर में वेंसडे के अलावा दिखने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि जोसेफ क्रैकस्टोन है जो कि एक ओरिजिनल पिलग्रिम था। यह सुनकर वेंसडे एनिड से वॉलंटियरिंग का काम एक्सचेंज कर लेती है और उसकी जगह पिलग्रिम वर्ल्ड जाती है। अब दोस्तों पिलग्रिम्स यहाँ टाउन के वो मेंबर्स थे जिन्होंने आउटकास्ट के अलावा जेरिको में सेटल किया था। पिलग्रिम वर्ल्ड इन्हीं सेटलर्स की हिस्ट्री का काइंड ऑफ एक मेला था। खैर आगे हम जेरिको के मेयर को नेवरमोर के स्टूडेंट्स को वेलकम करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि टाउन में आउटकास्ट के खिलाफत के बावजूद मेयर नेवरमोर को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें प्रिंसिपल वीम से काफी फंडिंग वगैरह मिलती रहती है। वो शेरिफ से भी नेवरमोर के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने से मना करते हैं और जल्द से जल्द उस बियर का पता लगाने कहते हैं जो फिलहाल टाउन के लोगों पे अटैक कर रहा है। नाउ पिलग्रिम वर्ल्ड फेयर में वेंसडे और यूजीन फज हाउस में वॉलंटियर करते हैं और इसी दौरान कैफे में वेंसडे को हरास करने वाले लड़के यूजीन को परेशान करने लगते हैं, लेकिन वेंसडे उसे बचा लेती है और कहती है कि उसमें उसे अपना छोटा भाई पग्सली दिखता है। इसके बाद वेंसडे और यूजीन किसी तरह फेयर के उस हिस्से में जाते हैं जहाँ जेरिको का ओल्ड मीटिंग हाउस बनाया गया था।
इस मीटिंग हाउस में पुराने समय के आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे गए थे और वेंसडे को यहाँ एक पिक्चर मिलती है जो 1600s के ओरिजिनल मीटिंग हाउस की थी। इस पिक्चर में वेंसडे को वही लड़की मिलती है जिसे उसने पिछले दिन अपने विजन में देखा था। इस लड़की के हाथ में एक किताब थी जिसका एक डुप्लीकेट रेप्लिका यहाँ रखा गया था। इस किताब का नाम था बुक ऑफ शैडोज। अभी वेंसडे ये सब देख ही रही थी कि वहाँ फेयर की गाइड मिस अर्लीन आ जाती है। अर्लीन बताती है कि पिछले महीने तक मीटिंग हाउस में इस किताब की ओरिजिनल कॉपी थी, लेकिन किसी ने पिछले विच ट्रायल के दौरान उसे चुरा लिया। इसके बाद वेंसडे उनसे जेरिको के ओरिजिनल मीटिंग हाउस का पता पूछती है, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इसके बाद वेंसडे कैफे जाती है जहाँ जेवियर भी वॉलंटियर कर रहा था, लेकिन वेंसडे उसे इग्नोर करके टाइलर के पास जाती है और उससे जेरिको के ओल्ड मीटिंग हाउस का पता पूछती है। टाइलर उसे पता बता देता है और उसके साथ चलने की भी बात करता है, लेकिन वेंसडे अकेले ही जाना चाहती थी और इस बात पर टाइलर वहाँ ड्रग एडिक्ट्स वगैरह के होने के बारे में उसे वार्न करता है। वहीं दूसरी तरफ एंटीक शॉप में वेंसडे की जगह एनिड और एजेक्स काम कर रहे होते हैं, जहाँ एजेक्स एक गॉर्गन है। काम करने के दौरान उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है और एजेक्स एनिड को डेट के लिए पूछता है। एनीवेज आगे हम वेंसडे को मीटिंग हाउस में देखते हैं जहां एक ड्रग एडिक्ट उस पे अटैक करता है, लेकिन वेंसडे थिंग की मदद से खुद को बचा लेती है। तभी हाउस के दरवाजे को छूने से उसे एक विजन आता है जिसमें वो उसी लड़की को दोबारा देखती है। इस लड़की का नाम गुडी एडम्स था और यहाँ जोसेफ क्रैकस्टोन गांव वालों को भड़का रहा था, सेइंग कि गुडी और उसकी फैमिली शैतान की औलाद है। गुडी कहती है कि वो लोग सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जेरिको में रह रहे हैं और जोसेफ ने उनकी जमीन चुरा कर उनके साथ बुरा किया है। इसके बाद जोसेफ गुडी को मीटिंग हाउस में बंद कर देता है जहां उसने बाकी आउटकास्ट को भी बंद कर रखा था। गुडी यहाँ अपनी माँ को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसे वहां से भाग जाने को कहती है। जाने से पहले गुडी शपथ लेती है कि वो जोसेफ को नहीं छोड़ेगी और इधर जोसेफ मीटिंग हाउस में आग लगा देता है। नाउ विजन से वापस आने के बाद वेंसडे मीटिंग हाउस के बाहर उस मॉन्स्टर को देखती है जो अगले ही पल गायब हो जाता है। बाहर आने पे इसके फुटप्रिंट्स मॉन्स्टर से ह्यूमन में बदल जाते हैं और वो कंक्लूड करती है कि ये जो भी क्रीचर है वो ह्यूमन है जो कि इस फॉर्म में बदलता है। इसी वक्त यहाँ जेवियर आ जाता है जो उसे बताता है कि उसने कॉफी हाउस में वेंसडे की बातें सुन ली थी। वो यही बताता है कि उसे यकीन है कि वेंसडे रोवेन के बारे में सही कह रही है, क्योंकि उसने रोवेन से पिछले साल की तरह आइस स्केटिंग पे चलने के लिए कहा और रोवेन ने उसे टेक्स्ट करके मना कर दिया, सेइंग कि इस साल उसके पास वक्त नहीं है। लेकिन एक्चुअल में पिछले साल वो आइस स्केटिंग करने गए ही नहीं थे, मीनिंग कि जो भी रोवेन बन के उससे बात कर रहा है वो कोई और है। इसके बाद वेंसडे उसे फुटप्रिंट्स दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक वो बारिश में गायब हो चुके थे। यहाँ जेवियर उसे बताता है कि उसे मालूम है कि वेंसडे को साइकिक विजन्स आते हैं। वो रिवील करता है कि उसके पिता भी एक पावरफुल साइकिक है और उनका ये मानना है कि विजन्स में पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन वेंसडे उसे मीटिंग हाउस के विजन के बारे में बताती है और अपना शक जाहिर करती है, जिसके अनुसार जोसेफ क्रैकस्टोन उसके और स्कूल के डेस्टिनी से किसी तरह जुड़ा हुआ है। ये सारी बातें सुनकर जेवियर उसे इस सब से दूर रहने की सलाह देता है। अब अगले दिन टाउन स्क्वायर में मेयर जोसेफ के स्टैचू को स्थापित करते हैं, जहां वेंसडे थिंग की मदद से उस स्टैचू में आग लगा देती है। इस बात से अफरा तफरी मच जाती है और प्रिंसिपल का शक सीधा वेंसडे पे जाता है, लेकिन वेंसडे साफ इनकार कर देती है, जिससे वीम्स बहुत नाराज हो जाती है। वेंसडे उनसे कहती है कि टाउन के लोग जोसेफ की ही तरह उनसे नफरत करते हैं और उन्हें ये आउटरीच प्रोग्राम का नाटक नहीं करना चाहिए, लेकिन वीम्स उसे समझाती है कि सालों पहले की घटना को रिपीट करना जरूरी नहीं है और अगर मौका मिलता है तो हमें नॉर्मीज और आउटकास्ट के बीच के संबंध को मजबूत और अच्छा करना चाहिए। अब ऑब्वियसली वेंसडे इन बातों पर राजी नहीं थी और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीटिंग हाउस में वेंसडे पे अटैक करने वाला ड्रग एडिक्ट को कोई मार डालता है। रात को एनिड एक्साइटेडली डेट के लिए एजैक्स से मिलने जाती है, लेकिन एजैक्स तैयार होते वक्त खुद को एक्सीडेंटली स्टोन कर देता है और नहीं आ पाता। नाउ वेंसडे को हम उसके राइटिंग डेस्क पे देखते हैं और बैकग्राउंड में हम अलग अलग कैरेक्टर्स को उसके रडार में देखते हैं, जहां मॉन्स्टर कोई भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ हमें सीक्वेंस में सारे कैरेक्टर्स देखते हैं जो कुछ न कुछ कर रहे थे और वेंसडे सब पे शक कर रही है। वो कहती है कि गुडी एडम्स ने उसे जोसेफ के बारे में पास्ट में वार्न किया था, जबकि रोवेन के पिक्चर और नाइट शेड के उस जर्नल के अनुसार नेवरमोर एकेडमी का अंत फ्यूचर में लिखा है और मॉन्स्टर प्रेजेंट टाइम में उनके पीछे पड़ा हुआ है, विच मीन्स कहीं कोई लिंक मिसिंग है और वो ये पता लगा के रहेगी। एक तरफ यूजीन अपने बी हाउस में आधी रात को दिखता है तो मिस थॉर्नहिल चुपके से नाइट शेड्स के रूम में दाखिल होती हैं। हम प्रिंसिपल वीम्स को देखते हैं जो कि एक पुराने ईयर बुक में वेंसडे की माँ की तस्वीर फाड़
मारकर जला देती है और टाइलर भी अपने बाथ टब में चिल्लाता हुआ दिखता है। जेवियर जंगल में एक कमरे से निकलते हुए दिखता है जहां उसके कंधे पर किसी के नाखून के निशान थे। एंड सीन में पुलिस को उस ड्रग एडिक्ट की लाश मिलती है जिसने मरने से पहले अपने कैमरा में मॉन्स्टर की तस्वीर कैप्चर कर ली थी। इसी के साथ तीसरा एपिसोड खत्म होता है। अब चौथा एपिसोड शुरू होता है जब हम वेंसडे और थिंग को फॉरेंसिक लैब में देखते हैं। वेंसडे मॉन्स्टर के रीसेंट विक्टिम के लाश को एनालाइज कर रही थी। उसे पता चलता है कि ये क्रीचर अपने विक्टिम्स के अतरियों को बाहर निकाल देता है और उन पर अचानक से वार करता है। वो देखती है कि विक्टिम के एक पैर को किसी ने चबाकर काट दिया है और तभी वहाँ डॉक्टर शेरिफ के साथ आ जाता है। वेंसडे और थिंग छिप जाते हैं और डॉक्टर यहाँ शेरिफ को बताता है कि उसे विक्टिम के पैर की 2 उंगलियां मिसिंग मिली हैं, जहाँ किसी ने उन्हें सर्जिकली इंस्ट्रूमेंट से काट कर निकाल लिया। वेंसडे ये सुनकर समझ लेती है कि जो कोई भी मॉन्स्टर है वो अपने विक्टिम्स की बॉडी पार्ट्स कलेक्ट कर रहा है। आगे हम स्टूडेंट्स को कार्निवोरस प्लांट्स के क्लास में देखते हैं जहां मिस थॉर्नहिल बच्चों को अगले सैटरडे होने वाले एनुअल डांस बॉल के बारे में बताती है जिसका नाम रेवन है। सारे बच्चे इसके लिए एक्साइटेड दिखते हैं लेकिन वेंसडे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। जेवियर उसे कहता है कि उसे भी इस डांस में शामिल होना चाहिए और उस पॉइंट पे वेंसडे उसके कंधे पर नाखून के मार्क्स देख लेती है। जेवियर कहता है कि यह चोट उसे फेंसिंग के दौरान एक एक्सीडेंट में लग गई है, लेकिन वेंसडे इस पे यकीन नहीं करती और थिंग के साथ मिलकर उस पर नजर रखती है। वो देखते हैं कि जेवियर जंगल के बीच बने एक कमरे में दाखिल होता है जिससे हमने उसे पिछले एपिसोड में निकलते देखा था। जेवियर के जाने के बाद वेंसडे भी वहां जाती है और वहां का नजारा देख वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। एक्चुअली में जेवियर ने मॉन्स्टर की कई तस्वीरें बनाकर रखी थी एज इफ वो उसे जानता हो। वहाँ एक केव की पेंटिंग भी थी और वेंसडे उसे अपने पास रख लेती है। बाहर आने पे उसे जेवियर मिल जाता है और वो उसे यहाँ आने का रीजन पूछता है। वेंसडे को कुछ समझ नहीं आता और हड़बड़ाहट में वो उसे अपने साथ डांस पे चलने के लिए इनवाइट कर लेती है, जिसे सुनकर जेवियर बहुत खुश हो जाता है और हामी भर देता है। अगले सीन में हम वेंसडे को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां वो शेरिफ को जेवियर की मॉन्स्टर वाली पेंटिंग दिखाती है और वो कहती है कि उसे किसी पे शक है। इस पर शेरिफ उससे पूछते हैं कि ये पेंटिंग किसकी है। इसमें वेंसडे खुद को इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने की बात करती है, लेकिन पुलिस कहती है कि उसे कोई ठोस सबूत लाना होगा जिसके बाद ही उसकी बात पे भरोसा किया जाएगा। नाउ बाहर उसे टाइलर मिलता है जो उसे रेवन के बारे में पूछता है। वेंसडे बताती है कि वो जेवियर के साथ जा रही है, जो सुनकर वो काफी अपसेट हो जाता है। वो कहता है कि उसे लगता है कि वेंसडे उसे पसंद करती है, जिसपे वेंसडे कहती है कि उसकी लाइफ में अभी ये सब बातों के लिए वक्त नहीं है और टाइलर वहां से चला जाता है। इधर हम एनिड को कैफे में देखते हैं जहां उसे मिलने मेयर का बेटा लूकस आता है और डांस पर उसके साथ चलने की बात करता है। एनिड यहाँ पिछले रात के लिए एजेक्स से बदला लेना चाहती थी और वो मान जाती है। इसके बाद वेंसडे को हम यूजीन के साथ बीज कैंप में देखते हैं और यूजीन जेवियर की केव्स वाली पेंटिंग देखता है और बताता है कि उसने ये केव जंगल में देख रखा है। वो इसकी लोकेशन वेंसडे को दिखाता है और वेंसडे इसके अंदर छानबीन करती है। उसे केव्स में मॉन्स्टर के विक्टिम्स की हड्डियां वगैरह मिलती है और उसका एक दांत भी मिल जाता है। वो इस दांत के डीएनए से जेवियर के डीएनए को मैच करवाने का डिसाइड करती है और इसके लिए वो वापस जेवियर के पेंटिंग्स वाले रूम में जाती है और वहां से एक कपड़ा उठा लेती है जिस पर जेवियर के ब्लड सैंपल थे। तभी जेवियर वहां फिर से आ जाता है और वेंसडे उसे डायरेक्टली इन पेंटिंग्स के बारे में पूछती है। वो कहता है कि ये मॉन्स्टर उसे अपने सपनों में दिखाई देता है और वो कोप अप करने के लिए ये पेंटिंग्स बनाता है। इनफैक्ट इस पेंटिंग को बनाते वक्त ही इनमें से एक उसकी पेंटिंग से बाहर निकल आया और उसके गले पे वार कर दिया। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जेवियर के पेंटिंग्स में एक खास बात थी और वो ये कि उसकी पेंटिंग्स कुछ वक्त के लिए रियल चीज में बदल सकती थी, इसीलिए वो मॉन्स्टर के उस पर अटैक करने की बात यहाँ करता है। लेकिन वेंसडे उसे केव वाली पेंटिंग दिखाती है और पूछती है कि उसे इस क्रीचर की लोकेशन का पता कैसे चला। ये देख जेवियर समझ जाता है कि वेंसडे पिछले दिन भी यहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि उसे उस पर शक था और इसीलिए उसने जेवियर को डांस के लिए भी पूछा है। ये सब जानकर जेवियर बहुत नाराज हो जाता है और कहता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। उसके बाद वो वेंसडे को वहां से निकाल देता है। खैर वेंसडे अब सैंपल और वो दांत लेकर शेरिफ के पास जाती है ताकि वो उनका डीएनए मैच करवा सके। इसके बाद वेंसडे और यूजीन डिसाइड करते हैं कि रेवन के दिन वो दोनों जंगल में उस केव पे नजर रखेंगे ताकि मॉन्स्टर के बारे में और पता लगा सके। दूसरी तरफ बियांका और जेवियर साथ में रेवन जाने का डिसाइड करते हैं। ना रेवन के दिन हम सभी लोगों को पार्टी में देखते हैं जहां मिस थॉर्नहिल प्रिंसिपल वीम से उनके रेवन के बारे में पूछती हैं जब वो खुद नेवरमोर की स्टूडेंट हुआ करती थी। वीम्स बताती है कि उसके लिए रेवन अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा क्योंकि उन्होंने जिस लड़के को डांस के लिए पूछा था उसने उन्हें एक दूसरी लड़की के लिए डिच कर दिया था।
वो ये भी कहती हैं कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वेंसडे की माँ मोर्टिशिया थी। ये बात सुन मिस थॉर्नहिल काफी आश्चर्यचकित हो जाती है। उधर वेंसडे यूजीन के साथ जंगल जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी उसके डोर पे टाइलर आ जाता है जो उससे कहता है कि उसे वेंसडे का इनविटेशन मिला और वो खुद को रोक नहीं पाया। बैकग्राउंड में हमें पता चलता है कि थिंग वेंसडे के टाइपराइटर से टाइलर को एक इनविटेशन टाइप करके भेज दिया था। वो वेंसडे के पसंद की एक ड्रेस भी चुरा कर ले आया था और अब वेंसडे इस बात से खुश नहीं होती है, लेकिन फिर भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो टाइलर के साथ निकलती है तब उसे यूजीन रास्ते में मिल जाता है जो वेंसडे को पार्टी में जाता देख काफी डिसअपॉइंट होता है। वेंसडे उसे अगली रात को केव पर नजर रखने की बात करती है, लेकिन वो अकेले ही निकल जाता है। तो इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ जेवियर वेंसडे और टाइलर को साथ देख बहुत अपसेट दिखता है। वो वेंसडे को बताता है कि पिछले साल टाइलर और उसके दोस्तों ने आउटरीच डे के दिन उसकी म्यूरल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसी वजह से वो उसे उन लोगों से दूर रहने को कहता आया है। इस पे वेंसडे ये बात टाइलर से पूछती है और टाइलर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि उसने पिछले साल ये सब क्यों किया था और वो खुद को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ लूकस अपने दोस्तों से बात करता हुआ नजर आता है जहां इन लोगों ने रेवन को खराब करने का प्लान बनाया हुआ था। अब हालांकि लूकस अपने दोस्तों को मना करता है, लेकिन फिर भी वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। वहीं यूजीन की बात की जाए तो वो जंगलों में था और वो केव पे नजर रख रहा था। कमिंग टू पार्टी, वेल वेंसडे और टाइलर साथ में डांस करते दिखते हैं, जिसे देखकर जेवियर बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है और बियांका से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने साइरन सॉन्ग यूज करके उसकी मदद करे ताकि वो वेंसडे को भूल सके। लेकिन बियांका इस बात से अपसेट हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जेवियर उसका इस्तेमाल किसी दूसरी लड़की को भुलाने के लिए करे। वो दुखी होकर वहां से चली जाती है और वेंसडे उसके पास आती है और बियांका उसे शेयर करती है कि वो जेवियर को काफी पसंद करती थी, लेकिन कभी भी उसके ट्रू फीलिंग्स का पता नहीं कर पाई। वो वेंसडे को लकी कहती है क्योंकि उसे किसी की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे वेंसडे कहती है कि एक्चुअली में उसे अफसोस है कि उसे किसी की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीनवाइल लूकस के दोस्त अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर लिए थे और वो पार्टी में सबके ऊपर रेड पेंट बरसा देते हैं। ये देख रेवन में अफरा तफरी मच जाती है। नाउ कमिंग टू यूजीन, वेल जंगल में केव के पास यूजीन को कोई तो दिखता है, लेकिन इससे पहले वो इस बात को रिकॉर्ड कर पाता ये केव्स में आग लग जाती है और यूजीन को वहां से भागना पड़ता है। उधर पार्टी में क्योस के बीच वेंसडे को एक विजन आता है और वो समझ जाती है कि यूजीन खतरे में है। वो मिस थॉर्नहिल को ये बताती है और जंगल की तरफ भागती है। वहीं टाइलर किसी को टेक्स्ट करता दिखाई देता है, जिसके बाद वो जेवियर से वेंसडे के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं होता। नाउ एनिड लूकस को अपने दोस्तों के साथ देख लेती है और समझ जाती है कि पार्टी खराब करने का काम उनका है। इस बात के लिए वो लूकस को बुरा भला कहती है, जिस पर उसके दोस्त उसे बुली करने लगते हैं, लेकिन एजैक्स यहाँ आकर उसे बचा लेता है और पिछले डेट वाले दिन के लिए एनिड से माफी मांगता है। इसके बाद हमको साथ में देखते हैं और दूसरी तरफ जंगल में भागते हुए यूजीन पे मॉन्स्टर अटैक कर देता है और वेंसडे और मिस थॉर्नहिल उसे खून से लथपथ हालत में पाती हैं। यहीं पे चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी पहले 4 एपिसोड की कहानी और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई एम प्रीटी श्योर कि अभी आपके मन में कई सवाल होंगे, स्पेशली ये कि यहाँ मॉन्स्टर कौन है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि इसका अगला भाग कल ही मैं लेकर आ